students, welcome all of you on my YouTube channel Inspiration Science Class. Today I am just going to talk about the asexual reproduction. आज की क्लास में हम बात करेंगे डिटेल से अलैंगिक जनन के बारे में। तो आइए बिना डिले किए क्लास को करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जनन के बारे में पढ़ा था। जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। जनन दो तरह का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें बिना युग्मकों के निर्माण के ही दूसरे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात जनन का वह प्रकार जिसमें कोई जीव बिना युग्मक निर्माण के ही दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की जो विशेषता है वो क्या है, तो आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज हम कंप्लीटली जो है अलैंगिक जनन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अलैंगिक जनन इसकी विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? तो अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये यूनिपेरेंटल होता है, मतलब यह एक जनकीय होता है। मतलब इसमें जो है नए इंडिविजुअल्स की जो मतलब जिसको डॉटर्स कहते हैं, तरुण कहा जाता है उसको हिंदी में, जो नए तरुण की उत्पत्ति होती है वो एक जनक से होती है। दूसरी खूबी इसके अंदर क्या है कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर हम देखें तो अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर इसमें निषेचन भी नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन में निषेचन भी नहीं होता है। इसमें युग्मनज मतलब जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें उसमें देखने को नहीं मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप गौर से देखो, जैसे यह एक जनक है, इसमें जो है 40 क्रोमोसोम है। तो इसके डॉटर्स में भी जो इससे जो नए इंडिविजुअल्स की उत्पत्ति हुई है उसमें भी 40 क्रोमोसोम है। तो अब बताओ कि इसमें भी 40 क्रोमोसोम है, इसमें भी 40 क्रोमोसोम है, और इसमें किसी और जनक की भागीदारी नहीं है, ये एक जनकीय है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा डिवीजन हुआ होगा? माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा, समसूत्री विभाजन हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं? जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। इसके अलावा तब इसका मतलब इसमें मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक जनकीय है। तो जितना जनक में है उतना ही पुत्री कोशिकाओं में है, उतना ही डॉटर्स में, नए इंडिविजुअल्स में है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। और एक बहुत बड़ी बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए जो है पेरेंट है और बी जो है डॉटर है, उससे जन्म लिया है, तो इसका टोटल जीन इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये हूबहू देखने में इसी के जैसा होगा, दो रूप में। एक तो मॉर्फोलॉजिकली और दूसरा जेनेटिकली, मतलब बाहरी रूपरेखा से भी वो जनक के समान होगा और अनुवांशिकीय रूप से भी वो अपने जनक के समान होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसी वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है अपने पेरेंट का क्लोन कहा जाता है। अगर सपोज दैट इस ए ने बी को भी जन्म दिया है, सी को भी जन्म दिया है, डी को भी जन्म दिया है, तो ये बी सी डी इस ए का क्लोन कहलाएगा, और यह एक दूसरे का भी क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। क्योंकि इन सबों में ये सब जो है देखने में आकारीय रूप से भी समान होंगे और आनुवांशिक रूप से भी समान होंगे। तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान
आकारीय रूप से और अनुवांशिकीय रूप से, दोनों रूप से जो है जनक के समान होते हैं और एक दूसरे के भी समान होते हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की विशेषताओं की, तो अलैंगिक जनन में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिएशन तो तब होगा ना, वेरिएशन तब होगा जब अलग अलग तरह के जो है डीएनए का जो है आपस में कॉम्बिनेशन होगा। यहां तो एक ही पेरेंट्स से सबका जन्म हो रहा है, तो कहां से जो है कि नए जो है डीएनए का पैटर्न बनेगा? वो तो जो उनके जनक में डीएनए का पैटर्न है वही उसके संतान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, विभिन्नता। इसलिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होता है, जो जैसे जनक दिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक आलू को आप रोपते हो, उस आलू से जो है कई तरह के आलू का जन्म होता है, एक आलू से 10 आलू, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि ये सब आलू एक दूसरे से अलग अलग है, सब आलू एक जैसे ही दिखते हैं, बिकॉज उसमें कायिक प्रवर्धन हो रहा है। और कायिक प्रवर्धन जो है अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। कायिक प्रवर्धन के बारे में हम लोग आगे विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएशन कहने का क्या मतलब है। वेरिएशन कहने का मतलब डिफरेंसेस, तो उसमें कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, सब एक जैसे ही होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है जनन का एक बहुत ही क्विक मेथड है, मतलब बहुत तेजी से होता है ये। चूंकि इसमें किसी की भागीदारी नहीं है, तो एक जनक को ही खुद दूसरे को जन्म देना है, तो जब किसी एक को ही खुद सब काम करना होता है तो उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। जब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है तो वो काम जो है बहुत ही फास्ट होता है। तो अलैंगिक जनन भी क्या होता है? फास्ट होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम लोगों में वो रिप्रोडक्शन तब होगा ना जब हमारा अपोजिट, हमारी फीमेल जब हमको मिले। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तो रिप्रोडक्शन होना ही संभव नहीं है। तो वो जैसे ही मेच्योर हो जाता है वो वैसे ही जो है रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोगों में ऐसी बात नहीं है, मेच्योरिटी आने के बाद भी जब तक हमें हमारा अपोजिट पार्टनर नहीं मिल जाता, हम जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो है, चूंकि ये क्विक मेथड है, तो ये बहुत बड़ी संख्या में क्या करता है? ऑफ स्प्रिंग्स को, मतलब नए इंडिविजुअल्स को क्या करता है? जन्म देता है। ये बड़ी मात्रा में जो है संतानों का निर्माण, बड़ी मात्रा में संतानों का निर्माण करता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषता है, तो नंबर 1 में ये एक जनकीय होता है, नंबर 2 में इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, नंबर 3 इसमें निषेचन नहीं होता है, नंबर 4 इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, नंबर 5 इसके जो संतान होते हैं वो आकारीय और आनुवांशिकीय रूप से जो है जनक के समान होते हैं। और छठी बात यह है कि ये जो है एक दूसरे के जो है इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। और आकारीय रूप से और आनुवांशिकीय रूप से जनक के समान होने के कारण इसको उसका जो है क्लोन कहा जाता है। और ये जो है जनन की एक बहुत ही तेज, एक क्विक मेथड है। ये जो है बहुत ही तेज प्रक्रिया है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है संतानों का, संततियों का जो है निर्माण होता है। इसके बाद एक बात और जाननी चाहिए कि इवोल्यूशन, कर्म विकास, ये टॉपिक है, ये आगे आप पढ़ेंगे। कर्म विकास में हम लोग ये जानते हैं कि कैसे कैसे जो है एक कोई दुनिया में कोई एक वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया में कोई एक लाइफ आया होगा, फिर वही लाइफ में जो है इवोल्यूशन, मतलब चेंजिंग होते होते फिर अलग अलग रूप में जो है लाइफ आया। तो इस चीज का स्टडी जो है वैज्ञानिक इवोल्यूशन में करता है, कर्म विकास में करता है। लेकिन अगर ये जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो यहाँ पर ए, फॉर एग्जांपल पेरेंट था, फिर ए से बी पैदा हुआ, बी भी वैसा ही है, बी से सी पैदा हुआ, सी भी वैसा ही है। तो यहाँ पर आप कर्म विकास नहीं खोज पाओगे, इवोल्यूशन नहीं खोज पाओगे, क्योंकि जब से ये आया है और इसका कई जनरेशन इसके चले गए हैं, लेकिन सब एक ही जैसे। तो कर्म विकास में इसका, इवोल्यूशन में इसका ये कोई हेल्प नहीं करता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन का प्रकार आप देख सकते हो, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम चूंकि उसको उसमें एक क्लास खुद उसको एक अलग से क्लास लेकर के डील करेंगे। फिशन, फिशन को कहा जाता है हिंदी में विखंडन। फिशन क्या होता है आइए पता है, इसको समझते हैं डिटेल से। फिशन, फिशन जो कि लैटिन वर्ड फीसस से बना है, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना, विभाजित हो जाना जी। तो फिशन में जो जनक है, जो बच्चे को जन्म देगा, जो संतान का निर्माण करेगा, उसका बॉडी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फिशन क्या है, इसको हम फिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें किसी जनक का शरीर अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में या अलग अलग डॉटर्स में, नए इंडिविजुअल्स में विभाजित हो जाता है। जनन, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें एक जीव का शरीर अनेक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन जो है मुख्यतः तो 2 प्रकार का है, लेकिन हम लोग 3 प्रकार का भी मानते हैं, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपुल फिशन और प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फिशन को द्विखंडन और मल्टीपुल फिशन को बहुखंडन। प्लाज्मोटोमी का हिंदी नहीं पता, प्लाज्मोटोमी फिलहाल अभी रखिए आप। बाइनरी फिशन क्या है? कहा कि जब किसी जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए और हर एक भाग जो है एक नए जीव को उत्पन्न करे, तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। फिर से समझिए, जब किसी जीव का शरीर 2 बराबर कोशिकाओं में या 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग या कोशिका, चूंकि यह एक कोशिका में, एक कोशिका जीवों में ही होता है, तो आप इसको एक कोशिका बोलो या एक जीव बोलो, बात तो घुमा कर वही है। तो जब किसी जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग एक नए जीव को उत्पन्न करे, तो इसे ही द्विखंडन कहा जाता है। द्विखंडन भी कई तरह का होता है, जैसे सिंपल बाइनरी फिशन, अनियमित द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, अनुदैर्ध्य बाइनरी फिशन यानी कि अनुदैर्ध्य द्विखंडन, उसके बाद ऑब्लिक बाइनरी फिशन, तिर्यक द्विखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, बीएफ मतलब बाइनरी फिशन शॉर्ट करने के लिए मैंने लिखा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। हिंदी अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिंदी जानना है सबका, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। सबसे पहले फिशन, फिशन का हिंदी होता है विखंडन, और उसके बाद फिशन का जो अलग अलग प्रकार है, बाइनरी फिशन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विखंडन। मल्टीपुल फिशन, इसको कहते हैं बहुखंडन। उसी तरीके से तो मुझे लगता है कि ये शब्द तो आप समझते हो ना। सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं इसको, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर मतलब अनियमित, तो अनियमित द्विखंडन। लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वहां से आप इसको समझ सकते हो। शब्द को समझना जरूरी है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी नहीं है। उसके बाद ऑब्लिक, तिर्यक, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, ये सब शब्द से आप परिचित हो। अब ये जानो कि सिंपल बाइनरी फिशन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। क्या होता है इसका मतलब? सिंपल बाइनरी फिशन या इरेगुलर, जैसे कि आप ये देखो, सपोज दैट कि ये एक अमीबा का बॉडी है, तो ये कहीं से भी, किसी भी प्लेन से कैसे भी जो है कट करके 2 भागों में विभाजित हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित प्लेन नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा गया इरेगुलर, अनियमित। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल कहने का क्या मतलब होता है? लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक रेखा है तो इस पर एक परपेंडिकुलर कोई चीज है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अगर कोई जीव में, सपोज ये जीव है, इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनली जो है एक, जैसे हम लोग वाई एक्सिस से बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनली जो है अगर इसमें विभाजन हो, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और ऐसा देखने को मिलता है यूग्लिना में।
तो यहाँ से ये भाग जो है डिवाइड हो जाएगा, ये भाग अलग एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा और ये भाग एक अलग नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल यूग्लिना होता है। ऑब्लिक बाइनरी फिशन कहने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक जीव है, तो ये तो अनुप्रस्थ एक जो है क्या कह सकते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। तो इसमें जो है किसी तिरछे इस तरीके से सपोज दैट कि मतलब जब वो डिवाइड हो जाता है तो इसको कहा जाता है तिर्यक बाइनरी फिशन। और ये गोनियोलेक्स अगर आपने पढ़ा होगा किंगडम प्रोटिस्टा तो उसमें डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में सुना होगा। तो गोनियोलेक्स एक डायनोफ्लेजिलेट है और इसी की वजह से जो है समंदर का पानी जो रेड टाइट से दिखता है, क्योंकि ये रेड कलर का होता है। तो सिरेटियम या सिरेसियम भी इसको लोग पढ़ते हैं, तो सिरेसियम ये भी डायनोफ्लेजिलेट है। तो डायनोफ्लेजिलेट में आपको ऑब्लिक बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। तो सिरेसियम और गोनियोलेक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहने का मतलब होता है ट्रांसवर्स इस तरीके से। तो ये पैरामीशियम में, पैरामीशियम का बॉडी जो है दो भागों में जो है विभाजित हो जाता है और फिर ये भाग जो है एक नए पैरामीशियम को जन्म देता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि फिशन क्या है और फिशन का जो प्रकार है, सॉरी बाइनरी फिशन आपको समझ में आया होगा कि सिंपल बाइनरी फिशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है ये पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है, ये डायटम्स में भी देखने को मिलता है और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है जी। तो आइए आप मल्टीपुल फिशन की बात करते हैं। मल्टीपुल फिशन क्या होता है? मल्टीपुल फिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये तो सबसे ज्यादा जो ये देखा जाता है प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, मैंने यहाँ इसका एग्जांपल दिया भी है। तो प्लाज्मोडियम फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मोडियम है, इसका एक न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है कि बार बार डिवाइड करके अनेक न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है। एक्चुअली होता क्या है रियल में, रियलिस्टिक ये है कि जब कोई न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ ही सेल का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके साथ जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन उसको कहता है साइटोकाइनेसिस, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, फिर कुछ साइटोप्लाज्म को लेकर के ये एक जो है एक नया सेल बनाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ साइटोकाइनेसिस होता है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है और इस तरीके से अनेक प्लाज्मोडियम का जो है निर्माण हो जाता है। तो आप गौर से समझो कि जैसे इसके ऊपर एक दीवार बन जाता है, एक वॉल बन जाता है जिसको सिस्ट पुटिका कहते हैं। फिर ये वॉल जब फटेगा तो यहाँ से जो है हर एक न्यूक्लियस जो है कुछ साइटोप्लाज्म को लेकर के एक नया सेल का निर्माण करेगा। इस तरीके से एक प्लाज्मोडियम था, यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम से हजारों लाखों प्लाज्मोडियम का निर्माण हो गया। तो इसी को कहते हैं बहुखंडन, मल्टीपुल, बहुत सारे इसमें वो खंडित मतलब विभाजित हो गया। तो कहा कि विखंडन का ऐसा प्रकार जिसमें एक जीव अनेक जीवों में विभाजित हो जाता है उसे बहुखंडन कहते हैं। प्लाज्मोटोमी एक तरह का बहुखंडन ही है, लेकिन होता क्या है, खासे कुछ प्रोटोजोआ वगैरह सब में देखा गया है कि जैसे उसका बॉडी है, उसका बॉडी यहाँ पे जो है ये, तो ये पहले से ही सपोज दैट मल्टी न्यूक्लिएट है, ये पहले से ही, अब जिस वक्त इसको रिप्रोडक्शन करना है उस वक्त ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, पहले से ये मल्टी न्यूक्लिएट है। तो अब इसका कोई न्यूक्लियस जो है अलग होकर के मतलब या कई न्यूक्लियस जो है अलग होकर के एक नया सेल बना देता है। फॉर एग्जांपल ये दो न्यूक्लियस मिलकर अलग सेल बनाया, ये तीन न्यूक्लियस मिलकर अलग सेल, या एक सेल मिलकर के अलग सेल बना लिया, न्यूक्लियस मिलकर के अलग सेल बनाया। तो यहाँ पर भी आपको क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अनेक सेल का जो है एक ही जीव से निर्माण हो गया। यह भी एक तरह का बहुखंडन ही है जी, थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा सा नाम अलग है। ये ओपेलिना में आपको देखने को मिलता है, तो ओपेलिना आप याद रखिए। और एक जिएंट अमीबा होता है, राक्षस अमीबा, तो उसमें भी देखने को मिलता है, ये यानी प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। खैर मल्टीपुल फिशन का तो हमने टोटल एग्जांपल नहीं दिया था, प्लाज्मोडियम भी है, अमीबा भी है और मोनोसिस्टिस भी है, आप इसको याद रखिए। प्लाज्मोडियम ये तो फेवरेबल कंडीशन में मतलब कि मल्टीपुल फिशन करता है, लेकिन आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अमीबा जो है वो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वहां तो बाइनरी फिशन होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसके मतलब प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है,
तब वह जो है क्या करेगा, मल्टीपुल फिशन करेगा। एक्चुअली ये जो रियल लाइफ है, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे गौर से देखिए, जब ये अनुकूल परिस्थिति, फेवरेबल कंडीशन था तो बाइनरी फिशन किया, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आया तो क्या किया, मल्टीपुल फिशन किया। और कितना पैदा किया, हजारों पैदा किया। और मैं समझता हूं कि यही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। जब हम बेरोजगार होते हैं तो मल्टीपुल फिशन शायद करने लग जाते हैं कि क्या, पता नहीं जी। इन सब बातों पे लेकिन गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि जनन का रेट बढ़ता है, उसके पीछे रीजन होता है बेरोजगारी। जैसे जैसे बेरोजगारी का रेट बढ़ेगा, जनन का रेट भी बढ़ेगा। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो आदमी सिंपल बाइनरी फिशन वगैरह कुछ इसमें दिमाग लगाएगा, मल्टीपुल में क्यों लगाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों फिशन समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक लैटिन वर्ड फ्रेगमियर से बना है, जिसका मतलब होता है टुकड़ा, ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेकिंग, टूट जाना जी। तो कहा कि कुछ जीवों का शरीर जो है कई टुकड़ों में टूट जाता है, और हर एक टूटा हुआ टुकड़ा जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको स्पाइरोगायरा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको स्पाइरोगायरा। पानी में आपने देखा होगा, पानी के पोखर वगैरह सब में, उसमें जो है पानी की सतह पर जो है हरा हरा कलर का होता है ये। तो ये स्पाइरोगायरा, ये जितने टुकड़ों में टूट जाएगा, हर एक टुकड़ा फिर ग्रो करके एक नए स्पाइरोगायरा को जन्म देगा। तो अलगी में स्पेशली ये देखने को मिलता है जी। लेकिन ये ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास तो ब्रायोफाइटा का नाम सुना होगा। रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो उसमें भी देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। अलैंगिक जनन का वह प्रकार, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें किसी जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और हर एक टूटा हुआ भाग एक नए जीव को जन्म देता है, उसे खंडन कहते हैं। अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें कोई जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नए जीव को जन्म देता है, उसे खंडन कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं बडिंग, मुकुलन। मुकुलन क्या है? कहा कि मुकुलन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें मुकुल द्वारा, बड मतलब मुकुल द्वारा जो है एक नए जीव का जन्म होता है। किसमें होता है? तो बडिंग आपको एक्चुअली दो तरह का होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं नॉलेज की बात बता दूं, अगर आप पढ़ते हैं दिनेश वगैरह की किताब पढ़ोगे तो आपको वहां पर टोरुलेशन शब्द का जिक्र मिलेगा। टोरुलेशन ये क्या होता है? कहा कि जब एक कोशी के जीवों में बडिंग होता है तो उसको टोरुलेशन कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट एक फंगाई है जिसके बारे में आप जानते होंगे, फर्मेंटेशन में बहुत ही हेल्प करता है। तो बडिंग दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक। जब मुकुल जो है बाहर में बनता है तो उसको एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, और जब मुकुल अंदर में बनेगा तो उसको इंटरनल बडिंग कहेंगे, आंतरिक मुकुलन कहेंगे। और एक्सटर्नल का एग्जांपल है यीस्ट, हाइड्रा और साइफा भी है। हाइड्रा के बारे में तो आपने सुना ही है, यीस्ट को भी आप जानते ही हैं। साइफा ये पोरीफेरा, अगर आपने पढ़ा होगा फाइलम तो वहां साइफा के बारे में आपने सुना होगा। तो साइफा, हाइड्रा, यीस्ट, ये सब का जो बॉडी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रा का बॉडी देखा होगा तो इसमें एक जो है एक्सटर्नल बड निकलता है, फिर ये एक्सटर्नल बड ग्रो कर करके जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को, एक नए हाइड्रा को जन्म दे देता है जी। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन। एक चीज और समझना चाहिए, जैसे कि हाइड्रा में जो है ये एक्सटर्नल बड जो है इसके पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा, लेकिन साइफा में जो है ये ऐसा नहीं होता है। साइफा में जो है ये लगा हुआ होता है, मतलब कि पेरेंटल मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, नई संतान का जो निर्माण हो रहा है, तो वो अपने पेरेंटल बॉडी से जुड़ा ही रहता है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल बर्डिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर में ही जो है बर्ड का निर्माण होगा, और ये देखने को मिलेगा आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, जी सर, जिसको स्पॉन्जिला भी कहते हैं। तो इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि ये सपोज दैट ये एक स्पॉन्जिला है, इसके बॉडी के अंदर में ही एक इंटरनल बर्ड निकला है, ये इंटरनल बर्ड है। तो इस इंटरनल बर्ड्स को जो है जेम्यूल्स कहा जाता है जी। तो जब इंटरनल बर्ड द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा तो इसको आंतरिक मुकुलन कहा जाएगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिला, और ये भी पोलीफेरा से बिलोंग करता है। आइए जानते हैं रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, कहा कि स्पेशली कुछ एनिमल्स की हम बात करें तो कुछ एनिमल्स का जो बॉडी है उसका कुछ पार्ट जो है कट जाता है या टूट जाता है। क्या होता है, कट जाता है या टूट जाता है, और वो कटा और टूटा हुआ भाग जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है ना। तो पुनरुद्भवन को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें किसी जंतु का शरीर का कटा हुआ भाग या टूटा हुआ भाग एक नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन में जो है कोई भी जो मतलब जो एनिमल्स का बॉडी है उसका कोई पार्ट जो है कट जाएगा, टूट जाएगा, और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया, और उसके बाद है हाइड्रा। आप ये मत समझो कि हाइड्रा में अगर रीजनरेशन हो रहा है, अगर आपने यहाँ एग्जांपल दिया था एक्सटर्नल बर्डिंग का, भाई एक चीज में बहुत सारा चीज हो सकता है। एक आदमी फूफा भी हो सकता है, खालू भी हो सकता है जी। तो अब आपको समझना यही नहीं, स्पॉन्ज में भी ये देखने को मिलता है, जो कि पोलीफेरा फाइलम से और सिलेंड्रा फाइलम से बिलोंग करता है। तो मेरे ख्याल से, और वो फ्लैट वॉर्म, प्लेनेरिया, तो मेरे ख्याल से आपको रीजनरेशन समझ में आ गया होगा कि रीजनरेशन में जो है, लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। सोचो अगर ये हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल ये हाथ कट जाता और इससे एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जो है कि बॉडी का निर्माण है। ये उंगली कट जाती, इससे एक नए बॉडी का निर्माण हो जाता, तो क्या होता। तो वो शोले फिल्म में जो वो कहता है क्या कि वो ठाकुर मुझे ये हाथ चाहिए, तो वो क्या कहता, ले जाइए हाथ, ये हाथ भी ठाकुर को जन्म देगा। तो भाई वो तो अच्छा हुआ कि मतलब ये हायर एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम बात करें छिपकली में, ये रिपेयरिंग का काम करता है। छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर उसमें जो है सेल डिवीजन होकर के एक नए पूंछ का निर्माण हो जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन हुआ होता फिर इतना आम ताम झाम क्यों होता। सब किसी को बच्चा चाहिए था, अपने आगे उंगली काट कर पता नहीं कहाँ कुछ तो होता, तो उठा के किधर रख देता, मालूम चला कि उधर से एक जो मुन्ना निकल आया, है ना। तो आइए अब हम जानते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं बीजाणु समासंग। स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। स्पोर को हिंदी में कहते हैं बीजाणु। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको हो जाएगा बीज प्लस अणु। जो बीज हम लोग देखते हैं वह वैसा ही बीज है, पर वो बीज नहीं है, वो बीज के जैसा अणु है ये, है ना। बहुत ही छोटा सा बीज है, सिंगल सेल है ये। तो सेल खुद इतना छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो सोचो ये भी एक सेल का है, बना हुआ है, सिंगल सेल्ड है, कितना छोटा होता होगा। तो जो लोअर कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मोनेरा के हो गए, प्रोटिस्टा के हो गए, उसके बाद आपको फंगाई के हो गए, अलगी के हो गए, इन सब के सदस्यों में स्पोर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। स्पोर्स जो है वह एक स्पोरेंजियम, एक समझ सकते हैं आप, स्पोरेंजियम को हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम,
बीजाणु का मतलब भाई बीज, धानी का मतलब हो गया घर, अर्थात बीज बीजाणु धानी मतलब बीजाणुओं का घर। तो बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है, और जब वो बीजाणु धानी फटता है तो सारे बीजाणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं, फिर वो हवा के माध्यम से यहाँ वहां फैल जाते हैं, फिर दूर जो है अलग अलग एरिया में जाकर के जो है वो फेवरेबल कंडीशन में जाकर के जो है वो अंकुरित हो जाते हैं, एक नए प्लांट्स को जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देते हैं। जैसे ये इसमें देखने को मिलेगा मुनरा में, प्रोटिस्टा में, फंगी में, अलगी में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्पोर्स जो है वो दो तरह का होता है, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल स्पोर्स जो है जू स्पोर्स कहलाता है, और यह देखने को मिलेगा आपको, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। और जो है ये दोनों जो है अलगी है। और अगर हम बात करें नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात, नॉन मोटाइल स्पोर्स को कई ग्रुप में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लेनो स्पोर्स है, चूंकि स्पोर्स के अलग अलग तरह के साइज है, अलग अलग तरह का रूपरेखा है, उसके आधार पर उसके नाम रखे गए हैं। तो उसको इतने डिटेल से आपको नहीं जानना, हायर क्लास से जब आप बीएससी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। तो अप्लेनो स्पोर्स, हैप्नो स्पोर्स और काइनेटिस, कोनिडिया। हाँ, कोनिडिया के बारे में आपको यहाँ दिखाया गया होगा कि पेनिसिलियम में जो है आपको कोनिडिया मिलता है, समझते हैं कि नहीं जी। तो राइजोपस में जो है पेनिसिलियम वगैरह में जो है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बाकी जहां तक रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमने कहा कि इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये रहा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार, जहां हमने फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पर फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से बातें की। यदि आपको इस क्लास में किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए, और यदि क्लास आपको कैसा लगता है ये भी आप हमको बताइए। और यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्त लोगों में शेयर कर दो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।